सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। थंबनेल आपको देखकर ये क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अंतिम जो क्लास हुआ था इस श्रृंखला में दैट वाज कंकाल तंत्र, दैट इज वाज स्केलेटन सिस्टम। तो इसी श्रृंखला को हम लोग जारी रखते हुए, और मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि काफी विलंब के बाद ये सीरीज आ रही है। ठीक है, इस सीरीज को हमने कंटिन्यू करा है। ठीक है, कुछ अपनी व्यक्तिगत बाध्यताओं के अनुसार मतलब मैं इस पर काबिज नहीं रह पाया था, उसके लिए मैं आई एम सॉरी टू ऑल। तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय के जाए करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी मानव तंत्रिका जो सिस्टम है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा हमेशा से शुरू से एक से ये रहता है कि जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको हम लोग बाइफर्केट करते हैं। और यहाँ पे आपको भी जवाब मिल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर किस चीज को बाइफर्केट करेंगे, दैट इज नर्वस को। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त बेसिकली आपको नर्वस नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, भले इस चैप्टर का नाम नर्वस सिस्टम है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें तनिक भी इसमें थोड़ा सा मैं पेन का मैं कलर में सेट कर लेता हूं। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम यानी ये तंत्रिका, इसको हम लोग हिंदी में तंत्रिका बोलते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम को पढ़ते वक्त मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। बी कॉन्फिडेंट एंड वी विल हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को भी कवर करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, नर्वस सिस्टम को हम लोग थोड़े समझिए कि नर्वस सिस्टम किस चीज को यहाँ पर बोल रहा होगा। तो दैट इज नर्व्स। ठीक है, और इसी से हमारा ये बना है कि नर्वस सिस्टम। तो एक बात तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि इस सिस्टम में हम लोग कहीं ना कहीं इसमें जो नर्व्स है, तंत्र है, उसका योगदान है। ठीक है, और वो चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, वो हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमें समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, परत दर परत वो चीजें खुलेंगी। अब यहाँ से आपको सवाल कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आते हैं, तो पहला तो एक बेसिक सवाल पूछ लिया जाता है। जो भी हम स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे इसमें नर्वस सिस्टम का, चाहे वो आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक है, या फिर ब्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, हम लोग जब उसको खोलेंगे तो इसके पार्ट्स पर आते ही आपके सवाल पूछ लिए जाते हैं कि फलाना पार्ट्स किस ऑर्गन से बिलोंग करता है। ठीक है, न्यूरॉन हो सकता है, कभी ब्रेन हो सकता है, कभी ब्रेन के अंदर का पार्ट्स जो होता है उसके अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उसको नाम देकर पूछ लिया जाता है कि ये ब्रेन के किस हिस्से में ये अवस्थित होता है। तो ऐसा भी होता है। दूसरा यहाँ पे सवाल पूछता है फंक्शन। मान लीजिए कोई भी पार्ट है तो डेफिनेटली हर पार्ट अपने अपने किसी खास फंक्शन को वो क्रियान्वित करता है, तो उस पर जो है आपका सवाल पूछ लिया जाता है। और कुछ जो बेसिक फीचर्स होते हैं किसी का, तो ठीक है, उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। बेसिकली ये 2-3 प्रकार के सवाल जो होते हैं इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और हालांकि मेरे पास PYQ भी है और उसे मैंने यहाँ पर ऐड तो नहीं करा है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग उसके मैं कुछ आपसे सवाल जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि एक्सोन किस ऑर्गन का पार्ट है। ठीक है, या फिर ये पूछा है कि हाइपोथैलेमस किस ऑर्गन में रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसमें हम लोग नर्व्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये पूरा न्यूरॉन्स का बना होता है। ठीक है, न्यूरॉन जैसे हमारा पूरा बॉडी किस चीज का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये न्यूरॉन्स का बना होता है। और न्यूरॉन्स का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का, देखिए न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स मेड नर्वस सिस्टम। तो यहां से एक और चीज यहां पे क्लियर कर लीजिए कि न्यूरॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट होते हैं। किसके, हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट। जहां पर भी मैं NS लिखूंगा तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आई एम सेइंग अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये
ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये स्पिरिचुअल एंड फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका है। ठीक उसी प्रकार नर्वस सिस्टम का क्या हो गया? यहाँ पर न्यूरॉन हो गया। और एक चीज से फैक्ट याद रख लीजिए, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ये हमारे बॉडी में मौजूद सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट सेल आपने तो जान लिया, तो आपको स्मॉलेस्ट सेल भी याद रहना चाहिए, और दैट इज स्मॉलेस्ट सेल जो होता है दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल क्या है। ठीक है, इसकी और एक खासियत है इस नर्वस सिस्टम की, इस न्यूरॉन्स की, कि इसका जो काम जो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, पूरे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन ही बेसिक काम कर रहा होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स का बेसिक काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना, उसको रिसीव करना और देन उसको ट्रांसमिट करना। ठीक है, पकड़ना कि हाँ भैया ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, उसको फिर अपने आप पे ग्रहण करना एंड देन उसको उसके मंजिल तक पहुंचाना। उसके उस मान लीजिए कि सपोज आपने पानी देखा। ठीक है, आपने गिलास में पानी रखा हुआ देखा। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन तक जा पहुंचा कि भैया यहाँ पर पानी है। ठीक है, ये पहले तो उसने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, दैट इज पानी कुछ जैसा है, और उसको न्यूरॉन ने रिसीव किया और उस क्या करेगा? ये आपको जो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को कहाँ करेगा? आपके पैर में तो नहीं करेगा, पैर में भी करेगा लेकिन वो तब करेगा जब आपका जो प्राइमरी जो ऑर्गन है, जो उस ग्लास को उठाने के लिए जो सबसे सहज है, जब वो अनुपलब्ध हो। मान लीजिए आपके हाथ बंधे हुए, तभी तो आप पैर से उसको कोशिश करिएगा या मुंह से कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा? ये कि आपके हाथ को सिग्नल देगा कि भैया तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ और ग्लास में पानी पियो। तो इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन जो होता है ये काम करता है। ठीक है, अब न्यूरॉन की और एक खासियत याद रखनी है कि न्यूरॉन जो होता है इसमें सेल डिवीजन नहीं होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होते हैं। सेल डिवीजन नहीं होने के कारण इसका जो रीजनरेटिव कैपेसिटी है, ठीक है, रीजनरेशन पावर है, नहीं होता है। नो रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन मतलब क्या हो गया? मतलब दोबारा वो उत्पत्ति में नहीं आ सकती है। ठीक है, और इसी कारण कहा जाता है कि दिमाग में चोट लगना काफी मतलब नुकसान, काफी डेंजर होता है। क्यों होता है? अब दिमाग में भी मान लीजिए कि आपका न्यूरॉन्स इफेक्ट हो गया है। ठीक है, तो चूंकि वो सेल डिवीजन नहीं कर पा रहे, यानी उस खुद को अपने आप नहीं बना पाएगा, जिसके कारण यदि वो चोटिल हो गया, वो एक बार इंजर्ड हो गया, तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है हमारे। जबकि दूसरे बॉडी पार्ट में मान लीजिए भी आपका कोई इसका जो सबसे आसान जो एग्जांपल होता है, जैसे लीवर, लीवर कहीं कुछ कट उठ जाए भी तो इस दोबारा ये रीजनरेट होता है। और हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर इसी के पास होता है, मैक्सिमम। ठीक है, और यही कारण भी ऐसा है कि हमारे देश के अभिनेता के महानायक, ठीक है, साइंस अमिताभ बच्चन का जो लीवर का जो एक्सीडेंट हुआ था, लीवर जो इंजर्ड हुआ था उनका, उनके बावजूद भी वो इतना अच्छा जीवन, मतलब एक सफल जीवन वो जी रहे हैं। और ईश्वर करे कि उन पे और दीर्घायु हो और भी वो अच्छी फिल्मों में काम करके हमारे अभिनय की कलाकारी हमें मनवाएं। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला। आपको इसका और एक साधारण सा एग्जांपल दिख जाएगा, आपका स्किन। मान लीजिए आपके स्किन में कोई भी चमड़ी इधर उधर थोड़ी छिल जाती है, उधड़ जाती है, ठीक है, या आपको कहीं घाव हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो भर जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे सेल खाली हुआ और जहां पे पहले से सेल मौजूद है, तो वो डिवाइड कर करके उस जगह को भर देगा। लेकिन ये चीज न्यूरॉन में नहीं होती है। ठीक है, और न्यूरॉन भी अपने आप में एक सेल ही है। ठीक है, फर्क इतना है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेल है, हमारे ब्रेन का सेल है। ठीक है, जिसके पास की कोई भी रीजनरेशन पावर नहीं होती है। दूसरा, ये तो हो गया एक चीज। दूसरा, ये जो न्यूरॉन जो होता है ना, ये आपका इसका जो फॉर्मेशन जो होता है ये स्टेम सेल से होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, गर्भावस्था में रहता है, जिसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं, हिंदी में भ्रूण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में से हम लोग इम्ब्रायो बोलते हैं। तो इम्ब्रायो में कुछ स्टेम सेल्स जो पाए जाते हैं, उसी से न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। उसके बाद आपको स्टेम सेल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में ही पाए जाते हैं और इसी से न्यूरॉन बनता है। फिर अल्टीमेटली जब ये बच्चा जब
8वां 9वां महीना तक जाता है तो वो पूरे एक डेवलप ब्रेन के रूप में वो विकसित होता है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूरॉन्स के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। एक तो लॉन्गेस्ट सेल है, उसका रीजनरेशन पावर के बारे में हमने बताया, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, ये हमने बताया। ठीक है, इसके अलावा इधर भी कुछ आपके फैक्ट्स लिखे हुए हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा है, किसके पास मैक्सिमम रीजनरेशन पावर है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूरॉन्स का कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया जिस पर आपको सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड ही कुछ इधर उधर की भी टॉपिक को था देख लेते हैं ताकि हमें समझने में और आसानी हो। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल भेजना। ठीक है, सिग्नल भेजकर अब जाहिर सी बात है जिस तरह का सिग्नल होगा उसी प्रकार से हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। मान लीजिए कोई डेंजर का सिग्नल होगा तो जाहिर सी बात है हम वहां पर डिफेंसिव मैकेनिज्म का अपनाएंगे। ठीक है, अपने आप को बचाव का करेंगे या फिर हो सकता है एग्रेसिव की भी करें। तो ये सब क्यों हो पाता है, ये सब हो पाता है स्टिमुलस के कारण। ठीक है, स्टिमुली, ये क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपने वातावरण में जो भी उसकी चेंजेस हो रही हैं उसको लेकर जब वो रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट चेंज, अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंज, उसी को हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अभी आप जहां भी रह रहे हो, अभी चूंकि मानसून का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, ये मौसम अधिकांश जगहों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए पहाड़ी जगह पर कहते हैं कि मौसम बहुत जल्दी बदलता है। तो मान लीजिए अभी धूप है, तो धूप है तो क्या हुआ कि इंसान कोई भी आदमी आराम से बाहर निकला अपना काम करने जा रहा है। मान लीजिए बारिश हो रही है तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या दिखाएगा कि हमें छाता चाहिए होगी। फिर मान लीजिए धूप हो गई तो हम छाता हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो चेंज इस धूप और बारिश के रूप में आ रहा है और उस धूप और बारिश के कारण जो आदमी जो प्रतिक्रिया जो एक्शन ले रहा है वो क्या कहला रहा है, स्टिमुली कहला रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो नर्वस सिस्टम का जो मेन काम जो रहता है कि हमें ये प्रॉपर स्टिमुलस के लिए मतलब एबल करता है। ठीक है, एक बेसिक फैक्ट यहाँ पे ये एक बात याद, हालांकि ये सारी चीज जो भी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यदि उसको नोट्स को आप देखिएगा तो आपको आप वीडियो को भी साथ में चलाइए और नोट्स को भी अपना 1 बाय 1 पढ़ते जाइए तो आपको एकदम सेट हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, इसलिए मैं हो सकता है कि यहाँ पे बहुत वो लंबी लंबी लाइनें आपको नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ हर एक चीज को मैं समझाता हुआ आगे बढ़ूंगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये तो हमारा हो गया एनिमल्स का या हायर बीइंग का जो ये काम करता है, लेकिन जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, उनका नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो अब आप पूछिएगा जब उसके पास भैया नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो रिएक्ट कैसे करता है। बेशक वो रिएक्ट करता है, ऐसा बात नहीं कि उसके पास नर्वस सिस्टम उसे प्रकृति ने नहीं दी है तो उससे कुछ नहीं दिया होगा। उसमें जो मौजूद जो हार्मोन जो होते हैं उसके कारण वो प्रॉपर अपना स्टिमुलस दिखा पाता है, प्रॉपर रिएक्शन दिखा पाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अब वो रिस्पॉन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यदि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो बाहरी जो स्टिमुली जो हो रही है उसके प्रति वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स, तो दैट इज पॉजिटिव। लेकिन जो बाहरी जो स्टिमुलस है उसके अवे वो मूव कर रहा है, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड निगेटिव। और इस तरह के मूवमेंट को, ये जो प्लांट का जो मूवमेंट होता है टू द स्टिमुली, इसको हम लोग टैक्सेस बोलते हैं। ठीक है, द प्लांट मूवमेंट फॉर द स्टिमुली इज कॉल्ड टैक्सेस। ठीक है, ये तो हो गया। और एक टर्म यहाँ पे याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारा जो ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये पूरे कोऑर्डिनेशन वे में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग आपस में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सेरेब्रम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, लाइक दैट। तो कोऑर्डिनेशन का एक सहज मतलब यही होता है कि जब बहुत सारे ऑर्गन सामूहिक रूप से मतलब ग्रुप में काम कर रहे होते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन टुगेदर, वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर, ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन। उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे ह्यूमन बीइंग में दो सिस्टम मिलकर आपस में कोऑर्डिनेटली काम कर रही होती है। एक हमारा इंडोक्राइन सिस्टम
और दूसरा नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी ये दोनों एक टीम के रूप में हमारे बॉडी के लिए काम कर रही होती है। ये तो हो गया एक बात। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस पूरे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, न्यूरॉन जो होता है ना, ये पूरा आपका न्यूरॉन्स का ही स्ट्रक्चर है। ये जो होता है सेल बॉडी होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस भी रहेगा, मिटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, यहाँ पर आपका निसिल ग्रेनुअल्स भी पाए जाते हैं, और ये जो सिलिंड्रिकल जो स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल रड टाइप का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन होता है, और एक्सोन को एक का मतलब क्या बोले उसको, प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ढचा होता है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ठीक है, उसके अलावा उसमें एक सेल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्वान सेल। और ये जो गैप जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो गैप जो दिख रहा है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रैनवियर। तो हर एक टर्म को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूरॉन का जो हर एक जो पार्ट होता है वो क्या क्या होता है। तो इसमें जो सर्वप्रथम पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। ये हमारा कहाँ पर है, सेल बॉडी यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिलीट कर लेते हैं। आप लोग इसको हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग हर एक इसके पार्ट के बारे में देखते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो होता है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। ये जो हमारा जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। और यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे स्पॉट टाइप के भी देखने को मिलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं निसिल्स ग्रेनुअल्स। निसिल ग्रेनुअल्स। तो यहां से देखिए आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि एक्सोन किसका पार्ट है, ब्रेन का, न्यूरॉन का, ठीक है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि निसिल ग्रेनुअल्स न्यूरॉन में कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस कहां पाया जाता है। तो वो कहां पाया जाता है, न्यूरॉन के सेल बॉडी में पाया जाता है। ये सर्वप्रथम इसका पार्ट हो गया, ठीक है, सेल बॉडी को। और न्यूरॉन के सेल बॉडी को हम लोग साइटोन बोलते हैं। न्यूरॉन के सेल बॉडी को साइटोन, यानी इस पूरे सेल बॉडी की जगह आप यहां पे साइटोन भी लिख सकते हो, या फिर सोमा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, ये सिंगल, मतलब इसका जो सिंगल नंबर में होता है, ठीक है, पूरा एक्सोन होता है, ये हमारा एक्सोन कहलाता है। ये दूसरा पार्ट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक्सोन। और ये क्या होता है, ये टर्मिनेशन का काम करता है, ये कंडक्टिंग का काम, यानी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को इस पार से उस पार या उस पार से इस पार ये ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये सिंगल होता है, और प्लस ये सिलिंड्रिकल भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो पाइप का जो शेप रहता है ना, उसी टाइप का ये भी होता है। और इसका जो मेन फॉर्म क्या होता है कि सेल बॉडी से, यहां से जो भी मैसेजेस जो मिल रहे हैं उसको ये सेल बॉडी से अवे लेकर जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैसेज को क्या करता है, मैसेज टेक्स मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक है, यहां पे मान लीजिए जो भी मैसेज आया इसको क्या करेगा, वो इस डायरेक्शन में लेके जाएगा, यानी उससे दूर, अवे। ठीक है, अगला जो पार्ट है दैट इज हमारा जो डेंड्राइट होता है, ये तीसरा पार्ट, डेंड्राइट। ये क्या होता है, ये जो सेल बॉडी से ब्रांच स्ट्रक्चर जो निकले होते हैं वही क्या होते हैं, वो डेंड्राइट कहलाते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका काम बेसिकली यही होता है कि ये मैसेज को सेल बॉडी से, मैसेज को एक्सोन से सेल बॉडी मतलब लेकर आते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि अवे फ्रॉम से सेल बॉडी लेके जाता है, और ये क्या करता है, मैसेज को
टू सेल बॉडी, यानी एक दूर ले जा रहा है और एक क्या करेगा, पास ले जाएगा। ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट। अगला पार्ट जो होता है दैट इज माइलिन शीथ, इसको हम लोग बोलते हैं। माइलिन शीथ कहाँ गया, माइलिन शीथ आपका? ये बेसिकली क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। मान लीजिए रॉड नुमा जो हुए, देखिए ये असल में ये पूरा एक्सोन नहीं है, ये जो पतला वाला जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, अंदर में जो पाइप टाइप का जो दिख रहा है यही एक्सोन है। और ये जो ऊपर में जो लगा हुआ है एक इस जस्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव लेयरिंग, एक सुरक्षात्मक कवच होता है, प्रोटेक्शन लेयर ऑफ एक्सोन, ठीक है। उसको किसी प्रकार की क्षति ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। और शीथ का जो हिंदी अर्थ होता है दैट इज म्यान, मतलब जिसमें हम लोग अपनी तलवारें रखते हैं, क्योंकि तलवारों को भी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, कहीं किसी से चोट टूट ना लग जाए या फिर उससे जंग ना लगे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से एक्सोन के लिए शीथ का काम कौन करता है, ये माइलिन काम करता है, ठीक है। और प्रत्येक जो शीथ जो होता है, देखिए यहाँ पर इतना दूर में आपको क्या 1 2 3 4 5 आपको शीथ दिख रहे होंगे, और हर एक शीथ जो किसका बना होता है, एक सेल्स का बना होता है, और उस पार्टिकुलर सेल्स को हम लोग करते हैं स्वान सेल्स, ठीक है। तो ईच स्वान सेल फॉर्म्स माइलिन शीथ, या फिर ये बोल सकते हैं कि माइलिन शीथ आर मेड अप ऑफ स्वान सेल्स, ठीक है। ये इसका 5वां पार्ट हो गया, ठीक। अगला पार्ट क्या होता है, दैट इज नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, ये गैप होता है बिटवीन टू माइलिन शीथ, मतलब जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं हर एक 2 माइलिन शीथ के बीच में एक आपको छोटा सा गैप दिख रहा होगा जहां से आपको ये एक्सोन दिख रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो गैप होता है यहाँ पर किसी प्रकार का माइलिन नहीं मौजूद होता है, ठीक है, जिसके कारण आपको यहाँ पर एक्सोन आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर, इसको हम लोग लिखते हैं गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के। और क्या ये क्या होता है, ये आपका नॉन माइलिनेटेड होता है, ठीक है, अनमाइलिनेटेड, यानी इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन लेयर माइलिन शीथ का मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अंतिम जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हमारा एक्सोन टर्मिनल। देखिए पार्ट्स आप उसको यहाँ पर बहुत डीप जाइएगा तो बहुत पार्ट्स इसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पार्ट्स पर आधारित मतलब क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, या आने वाले समय में बनेंगे, तो उसी पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगला एक्सोन टर्मिनल। अब यहाँ नाम से समझ में आएगा, टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या होता है, वहां पे चीज जाके समाप्त हो जाती है, ठीक है, टर्मिनेट कर जाती है। और यहीं से क्या होता है कि मैसेज जो होता है पूरे बॉडी में हमारा कन्वे होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग एक्सोन टर्मिनल। और यही एक्सोन टर्मिनल क्या होता है कि मैसेज को इस एक्सोन से जब यहां पर आकर खत्म होता है तो इसको दूसरे न्यूरॉन्स तक उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। ट्रांसमिट सिग्नल बोलिए या मैसेज बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, सिग्नल या मैसेज टू अदर न्यूरॉन, ठीक है। और वो उसके कहां पर जाएंगे, उसके डेंड्राइट, फिर वहां पे मान लीजिए ये पार्ट है पूरा, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो आपने देखा न्यूरॉन का डेंड्राइट से जो शुरू हो रहा है एक्सोन टर्मिनल में जाके खत्म हो रहा है, इस पार्ट को फिर से ये उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे आपका डेंड्राइट रहेगा और यहाँ पर आपका ऊपर से एक्सोन टर्मिनल रहेगा, तो वो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से न्यूरॉन्स हमारा जुड़ता है। और हर एक 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो भी जुड़ाव होता है उसके बीच में गैप जो बनता है उसको हम लोग साइनेप्स करते हैं। देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर आपका ये वाला पोर्शन डेंड्राइट है, ये आपका सेल बॉडी है, ये पूरा यहाँ तक एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है, यहीं तक हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सोन का ये टर्मिनल है। यहाँ पे देखिए फिर किस में जुड़ रहा है, दूसरे न्यूरॉन के और डेंड्राइट में जुड़ता है। तो आपसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि 2 न्यूरॉन्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, तो इसमें एक न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जुड़ता है, और यही प्रक्रिया पूरे न्यूरॉन्स के कनेक्टिविटी में दोहराई जाती है, ठीक है। तो इस जो खाली यहाँ पे जो खाली जगह जो उत्पन्न होता है या फिर इस
जंक्शन को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे में क्या होता है, जहाँ पे दो दिशाओं से जब आकर एक पॉइंट में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो ठीक उसी प्रकार से जब दो न्यूरॉन आपस में जहाँ पर कनेक्ट होते हैं उस स्पेशल जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, तो इसको भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में याद रख लीजिए, साइनेप्सिस। प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू न्यूरॉन्स। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे बॉडी में देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, 100 बिलियंस, इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर। और इसमें पूछा भी गया है सवाल डायरेक्ट। और इस न्यूरॉन जो होता है, ठीक है, ये न्यूरॉन को हम लोग, ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन को हम लोग दो भाग में बांटते भी हैं। ठीक है, न्यूरॉन को यदि देखा जाए तो हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 2 तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन पहला जो तरीका है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। पहला बेस जो है, यानी पहला जो आधार बनाएंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोन, नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। और दूसरा जो आधार बनाएंगे वो उसके फंक्शनिंग के बेसिस पर। ठीक है, पहला मान लीजिए एक्सोन और डेंड्रॉइड का पहला होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सोन ही देखने को मिलेगा, ओनली 1 एक्सोन इसमें मौजूद होता है। ठीक, दूसरा जो होता है दैट इज बाइपोलर। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक एक्सोन प्लस एक डेंड्रोन या बोलिए एक डेंड्राइट देखने को मिलता है। और ये जो बाइपोलर न्यूरॉन होता है, ये इसका जो एक एग्जांपल है दैट इज पूछा गया एग्जांपल में, एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड रेटिना। रेटिना में कौन सा न्यूरॉन मौजूद होता है, तो दैट इज बाइपोलर न्यूरॉन। अनदर वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का मतलब हो गया कि इसमें एक एक्सोन रहेगा लेकिन इसमें मैनी डेंड्राइट्स रहेंगे। ठीक है, मैनी डेंड्राइट्स रहेंगे। और इसका जो एक एग्जांपल देखने को मिलता है दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी याद रखिएगा क्योंकि इस पर भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं, कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं और ये फलाना न्यूरॉन किस बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। अनदर वन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अब यहाँ पे आप देखिए पिक्चर को आप देखकर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर सीएनएस क्या है। तो सीएनएस जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है कि जो मैसेज जो होता है, मेनली न्यूरॉन का काम क्या होता है, मैसेज का आदान प्रदान करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये क्या करेगा, ये ऑर्गन से, ये इधर मान लीजिए ऑर्गन से कनेक्टेड है, ये आपको सीएनएस तक लेके जाएगा, ऑर्गन टू सीएनएस। अब जो नेक्स्ट वन होता है दैट इज मोटर न्यूरॉन। ये क्या करेगा, ये सीएनएस से ऑर्गन यानी पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन सा ऑर्गन टू सीएनएस होगा, कौन सा सीएनएस टू ऑर्गन होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर इंग्लिश में हम लोग हमेशा सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोटर ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, मोटर ऑर्गन मतलब ऐसा कोई शब्द जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं बायो में, सेंसरी ऑर्गन पढ़ते हैं। तो बस इतना ही याद रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन का ऑर्गन, सेंसरी तो यहाँ है ही और यहाँ ऑर्गन यानी ऑर्गन टू सीएनएस। तो जो आपको पहला याद है तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेंसरी इंपल्स, इंपल्स का मतलब भी आपको मैसेज ही हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्पेसिफिक अफेक्टर्स, मतलब पार्टिकुलर
आपका जो ऑर्गन होता है वहां तक ये पहुंचाता है, ठीक है। इसके अलावा और एक न्यूरॉन होता है, दैट इज रिलेइंग न्यूरॉन या कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। तीसरा वन होता है दैट इज, इसी फंक्शनल बेसिस के आधार पर मैं बोल रहा हूं, दैट इज रिलेइंग, रिले या कनेक्टर न्यूरॉन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेसिकली सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक लिंक का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना है, तो आप हो सकता है कि आप एक ही ट्रेन से चले जाइएगा। अब हो सकता है कि अमूमन ऐसे ही होगा, लेकिन मान लीजिए आपको एक लंबी यात्रा करनी है, ठीक है, मान लीजिए दूसरे दिशाओं में जाना है, 500-600 किलोमीटर जाना है, तो कई बार हमें ट्रेन बदलनी पड़ती है। यानी लंबी दूरी मैसेज भेजने के लिए जब भी ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जब कनेक्ट होंगे तो उनको कनेक्ट कौन सा करेगा, तो रिले न्यूरॉन करेगा या कनेक्टर न्यूरॉन करेगा, ठीक है। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से बैठ के अमेरिका आप मैसेज भेज रहे हो, नहीं, हमारी बॉडी के अनुसार जो लॉन्ग डिस्टेंस जो हो गया, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इनसाइड बॉडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स आपने जाने, न्यूरॉन्स के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार में हमने देखा यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। फिर हमने देखा फंक्शनल बेसिस पर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी बोले तो सेंस ऑर्गन, यानी ऑर्गन टू सीएनएस जाएगा। दूसरा हमने देखा मोटर न्यूरॉन, जो कि आपका सीएनएस टू ऑर्गन जाएगा। एंड थर्ड वन इज जो इन दोनों को कनेक्ट करेगा जब हमें लंबी दूरी के लिए मैसेज भेजना है। मान लीजिए पूरे ऊपर सर के टॉप से लेकर हमें अपने पांव के अंगूठे तक मैसेज भेजना है, तब इस तरह के न्यूरॉन का इस्तेमाल करेंगे कि दैट इज कॉल्ड कनेक्टर या रिले न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा न्यूरॉन्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहां से ब्रेन के बारे में। हालांकि ब्रेन अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर है और उसे अगले, मैं चाहूंगा आधे घंटे में भी वो फिनिश नहीं हो पाएगा। करने का तो किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग डिटेल्ड वे में जा रहे हैं तो आधा घंटा उसके लिए इनफ नहीं होगा। उसके लिए भी हमें कम से कम एक प्रॉपर क्लास, अभी मैं कुछ इंट्रो जरूर कर लेता हूँ ब्रेन के बारे में, ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में, उसके जो ब्रेन का जो वेरी बेसिक फैक्ट्स होता है, जैसे हमने न्यूरॉन्स का वेरी बेसिक फैक्ट देखा, उसके अलावा ब्रेन के पार्ट्स वो कितने कितने स्ट्रक्चर में वो बढ़ता है, उसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन के हर एक पार्ट्स को हम लोग सेपरेटली डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि ये जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन बोले तो मस्तिष्क। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज इस मस्तिष्क के बारे में, मतलब इसके हम लोग, इसके हर एक पार्ट्स को अब हम लोग इसको खोलेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी का जो सबसे मेन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है। इसका बेसिकली यही काम होता है कि सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पे मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि मुझे इस चैप्टर से पहले थोड़ा सा सेंसरी ऑर्गन को भी डिस्कस कर लेना था, लेकिन चलिए, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब सेंसरी ऑर्गन को तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंसरी ऑर्गन से इसमें बहुत ज्यादा लिंकेज है। बस इतना समझिए कि जो भी सेंसरी ऑर्गन से हमें मैसेज मिलता है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसे वो ब्रेन तक पहुंचाता है, इस ब्रेन तक पहुंचाता है, और ये अल्टीमेटली ब्रेन फिर और दूसरे बॉडी पार्ट को ये डायरेक्ट करता है, अदर बॉडी पार्ट को। और ये जो मैसेज जो पहुंचाता है ये किस फॉर्म में पहुंचाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। इसे थोड़ा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड शब्द है। जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो जब भी हम इम्पल्स बोले, इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोले, तो आप भी समझ जाइएगा कि हम मैसेज की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेन को लेकर आगे बढ़े, इसे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम को लेकर आगे बढ़े,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को भी हमने काफी सारे पार्ट्स में बाइफरकेट कर रखा है, तब हम लोग जाके इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, जो वेरी बेसिक चीजें इनके बारे में जान लिया कि कैसे ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में मैसेज हमें देता है। अब नर्वस सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दैट इज वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये देखिए, ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये पहला पार्ट है, और दैट इज इट इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सिर से लेकर ऊपर पांव तक के एक्सिस में ये सेट रहता है, लॉन्गिट्यूडनल। और ये जो रहता है पेरिफेरल, ये लैटिट्यूडनल रहता है। लैटिट्यूडनल बोले तो हॉरिजॉन्टल। इसमें जो हमारा जो यहाँ से आपसे सवाल कैसे पूछते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम कितने भाग में विभाजित है। सीएनएस, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीएनएस। तो सीएनएस कितने भाग में विभाजित है, तो दैट इज फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक प्रकार हमारा स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, यहाँ पर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को यदि हम लोग देखते हैं तो ये फिर दो भाग में जाकर विभक्त होता है। ठीक है, इसमें आप मूलतः ये समझिए कि ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जुड़े जो भी नर्व्स है, मतलब ये सारे जो आ जाते हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। लेकिन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी अपने अंदर में दो भाग में फिर बंटता है, दैट इज, इसको कैंसिल करिए, एक तो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो भाग में बटा होता है, दैट इज सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इस पूरे चार्ट को आपको याद दिमाग में रखना है कि सीएनएस दो भाग में बटता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम लोग पहले बाइफरकेट करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमिक एंड दूसरा वो सोमैटिक, और फिर ऑटोनॉमिक को हम लोग सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं। अब चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसका जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां से हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, क्या कि ब्रेन क्या होता है। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक फैक्ट्स भी जान लीजिए कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, ब्रेन जो होता है ना, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 98% हिस्सेदारी इसी की होती है। ठीक है, और ये जस्ट मान लीजिए 2%, मतलब रेस्ट बाकी इस स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ये, ना सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बल्कि पूरे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेन को यदि हम लोग देखिए, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर हमने आपके सामने रखा है, एक वन एक दूसरा। ये थोड़ा सा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसको आप समरी के रूप में देख सकते हैं, ये आपका उसका थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपको डिटेल में जो भी लेबलिंग दिख रहा है, इसके सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है ये इसका तीन भाग होता है, एक इसका फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, अब यह फोर ब्रेन जो है इसके कितने टाइप में बटा होता है ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, मिड ब्रेन यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट पे अकेला रहता है, दूसरा यह हिंड ब्रेन, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तो ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि जहां से आपको सीधे सवाल जानने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रेन के बारे में चलिए, ये जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज इंसेफेलॉन। इंसेफेलॉन, ठीक है, और इसी से बनता है इंसेफेलॉजी, यानी ब्रेन के स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ब्रेन को बोलते हैं इंसेफेलॉजी। कई लोग
यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचिएगा कि ब्रेनोलॉजी कहीं ना बोल दें, जैसे न्यूरोलॉजी होता है, ठीक है। न्यूरॉन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। न्यूरॉन्स के स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, और न्यूरॉन्स के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक उसी प्रकार यहां पर ब्रेन की जगह इंसेफ्लोन का टर्म यूज किया जाता है, और उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेफोलॉजी। तो यहां से आपका डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इंसेफोलॉजी। दूसरा, ये हमारे बॉडी का, मतलब पूरे हमारे बॉडी का देखा जाए तो पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है। पूरा नर्वस सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, दैट इज हमारे ये ब्रेन, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी, हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ बॉडी है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, हमारे बॉडी को पहली बात तो ये कमांड भी देता है, और दूसरा कंट्रोल भी करता है। अब कंट्रोल क्या क्या करता है, तो ये हमारे बॉडी के जो भी वॉलंटरी प्लस इनवॉलंटरी दोनों प्रकार के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को ये कंट्रोल करने का। ये वॉलंटरी फंक्शन क्या होते हैं, वॉलंटरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक, जो आपकी इच्छा से हो रहा है। इनवॉलंटरी मतलब जिस पर हमारा बस नहीं है, ठीक है। वॉलंटरी मान लीजिए मुझे कुछ सामान को उठाना है, मुझे चलना है, मुझे बैठना है, दैट आर कॉल्ड वॉलंटरी। इनवॉलंटरी में मतलब हो गया जो स्वतः होता है, जैसे छींक आना, हमारे हार्ट बीट होना, ठीक है, मतलब हार्ट बीट होना, ठीक है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो ये सब हमारा इनवॉलंटरी हो गया। इस पर भी हम लोग आगे थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, फिलहाल तक के लिए आप लोग इसको एग्जाम से के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये जो ब्रेन जो होता है ना, ये जो ब्रेन जो होता है, इसकी स्टडी को इसके जो यदि वेट की हम लोग बात करें, इसका जो वेट जो होता है, तो इसका वेट होता है 1.36 से 1.46 ग्राम। 1.36 टू 1.46 किलोग्राम होता है। और इसका जो वजन होता है अमूमन जो मेल में होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। लेकिन यदि शार्पनेस ऑफ ब्रेन की बात करें, ठीक है, यदि शार्पनेस की बात करें तो इसमें फीमेल में ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल के। दूसरा, एक उससे और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लीजिए कि आपको ब्रेन से 23 वाट तक की बिजली जनरेट की जा सकती है। ठीक है, 23 वाट तक की बिजली हमारा ये ब्रेन, इतनी इसके पास ऊर्जा होती है कि एक 23 वाट तक का बल्ब जला सकता है। मतलब सोचिए कि CFL जो हमें 9, 10, 12 वाट में पर्याप्त हमें रोशनी मिल जाती है, तो लगभग 2 से 2.5 CFL को ये मतलब ये जला सकता है, ठीक है। और हमारे ब्रेन में जो हमने बताया कि नर्वस सिस्टम का जो सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन, तो वो कितना होता है हमारे ब्रेन में, दैट इज 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में मौजूद होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो हमारे ब्रेन की यदि अवेयरनेस की बात करी जाए तो 3 प्रकार के अवेयरनेस हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। पहला, एक कंसियस अवेयरनेस। दूसरा, अनकॉन्शियस अवेयरनेस। और एक तीसरा होता है सबकॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। और ये तो आपको जान ही लिया कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये 98% वो हिस्सा ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। और एक है कि ब्रेन बोन, ठीक है। ब्रेन बोन कहां पाया जाता है, तो ब्रेन बोन जो पाया जाता है दैट इज फाउंड इन फोरहेड। ब्रेन बोन फाउंड इन फोरहेड।
तो ये कुछ वेरी बेसिक फैक्ट्स है जहां से आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कितनी बिजली से डेवलप की जा सकती है, इसका स्टडी को किसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के अवेयरनेस होते हैं, इसका वजन कितना होता है, शार्पनेस मेल ब्रेन में ज्यादा होता है कि फीमेल ब्रेन में ज्यादा होता है, कितने न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यहां से डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ब्रेन को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानेंगे कि ब्रेन जो होता है ना, हमारे बॉडी का जो 20% ऑक्सीजन है ये ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब हमारे बॉडी ने मान लीजिए 100% जो भी ऑक्सीजन लिया है उसमें से 20% ऑक्सीजन की खपत हमारे ब्रेन को होती है। इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा कि जब आप थक जाते हो, जब आपकी सांस, आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, यानी जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सांस लेने में ही तकलीफ हो रही है, आपका ब्रेन भी उसमें कम काम कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग योगा में यदि आपने पढ़ा होगा, योगा जो भी बच्चे करते होंगे, जो भी एस्पिरेंट्स योगा के महत्व को जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें ब्रीथिंग पे बहुत मतलब अभ्यास किया जाता है। इनफैक्ट कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, तो हमें कहा जाता है कि डीप ब्रीथिंग करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसका कहने का यही मतलब है कि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी जो हो रही है उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, ऐसे भी आप कभी गौर करना, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, मान लीजिए आप किसी रिजल्ट से आप स्ट्रेस में आ गए, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, या फिर कभी आप बहुत हाइपर यानी एंगर की स्टेज में आते हो, एग्रेशन के मोड में आते हो, तो आपका जो ब्रीथिंग होता है ना वो सैलो हो जाता है। ठीक है, उसमें आप, लेकिन जैसे आप उसको रिलैक्स करवाते हो और डीप ब्रीथिंग करते हो तो आपका दिमाग भी शांत हो जाता है और वो बेहतर काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि गुस्से में कोई भी निर्णय मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली गुस्सा में ये सब चीज लिंक होता है। ठीक है, आदमी गुस्सा में निर्णय इसलिए नहीं लेने का कहा जाता है क्योंकि अल्टीमेटली उस समय हमारा जो ब्रीथिंग होता है वो सैलो ब्रीथिंग रहता है। ठीक है, और जिससे कि हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। इसलिए डीप ब्रीथिंग लीजिए। इसको आप यदि रोज 5 मिनट का भी अभ्यास करते हो डीप ब्रीथिंग का, तो आपके पूरे कम से कम आपको 12 घंटे 20 घंटे आपको ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाता है। इवन कई बार मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको थकावट हो जाती है, तो आप हर 1 घंटे में एक बार 5 मिनट का, 5 मिनट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आप 10 से 11 आप डीप ब्रीथिंग कर लो, आपका दिमाग को रिफ्रेशमेंट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब आप जो भी चीज पढ़ो उसको देखो कि आपके लाइफ में वो कितना मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं। अब यहाँ पे आपने ये फैक्ट पढ़ लिया, सिर्फ आपने इस फैक्ट को यदि पढ़कर छोड़ दिया होता तो ये बस आपको मार्क्स ही दिलवाएगा। ठीक है, और वो भी तभी ये दिलवाएगा जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आपने इसका एप्लीकेशन जान लिया कि इसको हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको रोज ये हेल्प करेगा। ठीक है, कि 20% O2 यानी 1/5 O2 हमारे बॉडी का हमारे ब्रेन को चाहिए, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, ये हमारे बॉडी का वेट का 2% ऑफ बॉडी वेट ऑक्यूपाई करता है, यानी हमारी बॉडी का जितना कुल वजन है उसका 2% भाग हमारे ब्रेन के पास जाता है। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है जहां से आपको सवाल बनते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ब्रेन के पार्ट्स को हम लोग अब देखते हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रेन जो है ना, ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि जो ब्रेन जो होता है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जिसे हम लोग कई बार खोपड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, खोपड़ी, जो आपने भूतिया फिल्मों में देखा होगा, कंकाल जो देखा होगा। ठीक है, तो उस खोपड़ी के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है। ये ब्रेन जो होता है ना, काफी सॉफ्ट चीज होता है, स्पंजी लाइक चीज होता है। तो जाहिर सी बात है, जो जितना सॉफ्ट है उसे उसके प्रोटेक्शन के लिए उतनी ही कठोर चीज की आवश्यकता होती है। तो वो कौन सा काम करता है? दैट इज हमारा स्कल। ठीक है, इसे हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं। ये बहुत ही कठोर चीज होता है, प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है। ठीक है, इवन सिर्फ यही चीज नहीं होता है, उसके बाद जो हमारे जो ब्रेन में 3 लेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, इवन यहां पर भी जब आप देखोगे तो ब्रेन के अंदर ये 3 लेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और वो तीनों लेयर क्या होते हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इसमें से ड्यूरा मैटर जो होता है, यही तीनों, मतलब मान लीजिए
ये हमारा ब्रेन है आपका, ठीक है, ये मेन ब्रेन हो गया जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है, देखिएगा, जिसको हम लोग माथा में टन टन जो मारते हैं, टक टक जो आवाज करता है, दैट इज स्कल होता है वो, ठीक है, क्रेनियम भी उसे बोलते हैं, ठीक है। और इस ब्रेन और इसके बीच में एक लेयर बना होता है, ठीक है, एक लेयर रहता है, और उस लेयर में भी 3 लेयर होते हैं, ठीक है। और वो उसका काम क्या होता है, पहली बात तो वो भी स्कल के साथ साथ हमारे ब्रेन को एक प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्लस वो शॉक एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। कि कभी इंसान मान लीजिए कहीं से गिर जाता है माथा के बल, सिर के बल, तो उस दौरान पहली बात तो कुछ जो आपका जो रेजिस्टेंट वो आपका स्कल कर देता है। अब मान लीजिए वहां पे भी वो नहीं रुका, तो फिर वो उसका लेयर वहां पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये जो लेयर जो होते हैं ना, और इन तीनों लेयर के बीच में, अब मान लीजिए आपने 3 सीट्स रखी हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड का कुछ बना हुआ चीज है, आपने 3 सीट्स रखी है, आपने सीधा सीधी उसको आपस में रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, आप उसको घसकाओगे, जब ये निकालना चाहोगे तो आपको एक रफनेस महसूस होगा वहां पर, ठीक है। लेकिन यदि इसके बीच में आपने कुछ थोड़ा सा ऑयल दे दिया है, कुछ इसमें वेसलीन जैसी कुछ इसमें मोबिल दे दिया है, तो इसमें क्या होगा कि वो जो लेयर है आपस में स्मूथली मूव कर पाता है, ठीक है, उसमें कोई घर्षण आपको महसूस नहीं होगा। इसलिए हमारे लेयर में, इन तीनों लेयर के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इस लिक्विड का नाम है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन के लेयर में होता है, तीनों लेयर में के बीच में होता है। पहला होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है एर्केनोइड मैटर, और लास्ट वन इज पिया मैटर। उसमें जो सबसे बाहरी लेयर होता है ड्यूरा होता है, मिडिल वाला आपका एर्केनोइड मैटर होता है, और थर्ड वन जो लास्ट वन जो होता है, मतलब जो सबसे अंदरूनी भाग जो रहता है, दैट इज कॉल्ड पिया मैटर। और इन तीनों के बीच में क्या होता है, ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि लेयर को शॉक एब्जॉर्प्शन प्रदान करता है और लेयर को एक स्मूथनेस प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां से भी आपको सवाल बन सकता है कि जो हमारे ब्रेन में कितने लेयर होते हैं, ठीक है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो कहाँ मौजूद होता है, उसका काम क्या होता है, ठीक है। और इसी मतलब ये जो पूरा जो लेयर है, इसको कंबाइंड हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस के ये भाग है, जब मेनिंजेस को जब हम लोग तोड़ते हैं तो वो 3 भाग में टूटता है, दैट इज ड्यूरा मैटर, पहला लेयर एर्गोनॉइड मैटर, दूसरा लेयर एंड थर्ड वन इज पिया मैटर, ठीक है। और इसी मेनिंजेस में, यानी इसी लेयर में, जब किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूजन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन और मेनिंजेस एक बीमारी को उत्पन्न करता है, दैट इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, ठीक है। और ये कहां से संबंधित है, हमारे ब्रेन के लेयर से ये संबंधित होता है, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया। और जहां तक और एक फैक्ट याद रखिएगा, जो हमारे ब्रेन का जो डायमेंशन होता है ना, वो 14 इंटू 16.7 ब्रेन डायमेंशन, 14 इंटू 16.7 सेंटीमीटर होता है। तो ये कुछ वेरी बेसिक फैक्ट्स हो गया ब्रेन को लेकर। अब हम लोग ब्रेन के पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। ब्रेन को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया, देखिए इसमें हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा हो गया आपका हिंड ब्रेन। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। आप यहां पे देखिए, ये फोर ब्रेन है। ये पूरा भाग जो होता है ना सेरेब्रम, ये पूरा भाग आपको जो दिख रहा है, जो सबसे बड़ा भाग है, दैट इज सेरेब्रम है। थैलेमस, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो होता है, ये आपको यहां पर ये भाग मिलता है। दूसरा मिड ब्रेन आपको अकेला होता है, यहां पर होता है। हिंड ब्रेन जो सबसे अंतिम भाग होता है, इसमें आपका एक तो पोन्स, एक मेडुला ऑब्लंगाटा और एक सेरेबेलम, जो कि मस्तिष्क का पिछला भाग जो होता है, जिसको कि हम लोग छोटा दिमाग भी बोलते हैं। इसलिए हमने बचपन में कहा जाता है कि बच्चों के मतलब मस्तिष्क के पीछे भाग में उसे मतलब चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है।
तो आज हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पूरे ब्रेन को फिनिश करेंगे। ठीक है, ब्रेन को फिनिश करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये क्लास काफी आपका लंबा हो जाएगा। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।